Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express। जैसा आप जानते हो my dear friends कि हम DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं और साथ में डिस्कस कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन से ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट करने हैं, किस तरह की क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, साथ में आप अपनी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी उसको प्लान कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट भी कॉमर्स है और अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्जाम को, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर DSSB, NVS, KVS, REIT, HSC या फिर कोई अदर स्टेट का कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड TGT, PGT का एग्ज़ाम है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के सेशन पे। ये थर्ड सेशन है DSSB PGT का जो 2018 में हुआ था। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। When did Consumer Protection Act come into force? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कब when Consumer Protection Act come into force? Consumer Protection Act कब आया था? 1989 में, 1986 में, 1985 में या फिर 1987 में? देखिए, थोड़ा बहुत आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ओके, देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात जब हम करते हैं तो ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नाम से ही हमें पता चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस यहाँ पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फर्ज है, ड्यूटी है। अगर वहाँ पर बिजनेस चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर कंज्यूमर्स के हकों का, उनके हित का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। सो दैट 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, सो दैट वो कंज्यूमर जो इस एक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट है वो इंश्योर कर सके कि उनके जो कंज्यूमर हैं वो उनके हित सुरक्षित हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, एक एस्टेब्लिशमेंट किया, कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज दैट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड मैटर्स कनेक्टेड। मीन्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोई चीट कर देता है और आपका कोई डिस्प्यूट है किसी सेलर से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से, तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके आप अपनी कंप्लेन करोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके थ्रू अलग से कंज्यूमर के हित के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए कुछ कोर्ट अलग से बना दी जो सिर्फ ध्यान रखती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखती है और साथ में उनको उनके जो डिस्प्यूट है उनको सोल्व करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं नीड की, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि एक इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार का पूरा पूरा दायित्व है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखे। ठीक है, सिर्फ सरकार का नहीं, साथ में अगर जो कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बिजनेस है तो उसका भी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी निभाए। सेकेंड है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर को मिसलीड होने से बचाया जा सकता है कि आप कोई अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता तो कोई भी कैसी भी एडवर्टाइजमेंट कर देता, प्रोडक्ट कुछ होता और उसकी क्वालिटी होती वो कुछ और होती। तो एक क्या किया गया कि मिसलीडिंग से बचाने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ और ही क्लेम कर रही है, प्रोडक्ट कुछ और ही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है। उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। साथ में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा गया है कि आप अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अपने उस प्रोडक्ट से। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, साथ में ये प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप
इसके साथ आप ट्रस्ट कर रहे हो किसी सेलर पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर जिसके आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो एक तरह से ट्रस्टशिप की भी प्रिंसिपल है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से भी बचाता है, और साथ में फिजिकल प्रोटेक्शन, और हमारे कोई भी जो डेंजरस जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी हमारी सेफ्टी रखता है, क्योंकि जो उसके स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना है जो नुकसानदेह है, जो पटाखा, मान लीजिए पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, वही सेल कर रहा है, तो सबसे पहले उसके पैकेट पे उसकी सावधानियां लिखी जाती हैं कि आपको किस तरह से सावधानियां रखनी है। या मान लो कोई दवाइयाँ सेल कर रहा है तो उसको भी पूरी तरह से ध्यान रखता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन देता है कि आपको ये कहाँ पे नुकसान दे सकती है। या फिर आप कोई भी अदर प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा जाता है, तंबाकू है, गुटखा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, उसमें पहले से ही आपको मीन्स एक तरह से अवेयर कर दिया जाता है कि ये आपको इस तरह से नुकसान दे सकता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब आया था माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपको पता चल गया तो वो था 1986 में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 38। डैश इज द सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। कहता है इनमें से उस टर्म का नाम क्या है जिसके अंदर सेल कर दी जाती इक्विटी शेयर को फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। मीन्स गवर्नमेंट चाह रही है कि वो अब गवर्नमेंट का ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे हाथ ना होकर वो अपने जो गवर्नमेंट की जो भी एमएनसीज थी या फिर उनकी कंपनीज थी उनको प्राइवेट कर देती है, प्राइवेट हाथों में दे देती है, उनकी इक्विटी को सेल कर देती है। तो उस पर्पज़ को क्या कहा जाता है? उसको री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, डी नेशनलाइजेशन कहा जाता है, डी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। आपको इसका आंसर देना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डी इन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने पैसा कम लगाती है, प्राइवेट लोगों को ज़्यादा हिस्सा देती है कि भाई गवर्नमेंट ना लगा के प्राइवेट फर्म है वो अपना पैसा उस पर्टिकुलर बिजनेस में या कंपनी में लगाएं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 39। अ सिचुएशन इन विच group of employees and supervisors meet regularly to discuss the management problems and solution is called। वो कहते हैं वो कौन सी सिचुएशन होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ का ग्रुप और साथ में सुपरवाइजर मिलकर रेगुलरली मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उस टर्म को परफॉर्मेंस सर्कल, क्वालिटी सर्कल, प्रोडक्शन सर्कल, मैनेजमेंट सर्कल। तो माय डियर फ्रेंड्स उसका राइट ऑप्शन है सेकंड, क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल है जो आया था 1962 से स्टार्ट हुआ था। ये एक्चुअली मीन्स एक तरह से क्रांति सी आ गई थी। कहाँ पर? जापान में। ये पहले से स्टार्ट हुआ था। ये एक्चुअली स्टार्ट किसने किया था? टोयोटा ने। टोयोटा जो कंपनी है ये जापान की, आई होप आई नो यू नो कि मतलब ये कंपनी थी जो फॉलो करती थी क्वालिटी सर्कल को। उसके बाद ये जो टोयोटा थे इसका मीन्स क्योंकि इसने ग्रो किया और एक्सपेंड किया तो इसके सक्सेस की वजह से पूरे जापान में ये जो क्वालिटी सर्कल नाम से जो ये सर्कल बना, ये प्रोविज़न सभी ने फॉलो किया और इस तरह से ये आउट ऑफ जापान भी चला गया। सभी ने इसको फॉलो किया क्योंकि उनको लग रहा था इससे कोई बिजनेस है बहुत जल्दी ग्रो करता है। ओके, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट रेगुलरली टू कंसीडर वे ऑफ रिजोल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज मिलकर साथ में बैठते हैं, कभी भी रेगुलरली एवरीडे नहीं बात करता, चाहे वो वीकली मिल रहे हैं या 3 डेज मिल रहे हैं, एक बार बैठते हैं और सारे नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं। मान लीजिए वहाँ पर 50 हैं
मीन्स एम्प्लॉइज है, तो उसमें से 10 मिलकर एक मीटिंग कर लें, ठीक है। साथ में सुपरवाइज़र भी होता है, वो आपस में डिस्कस करते हैं भाई किसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या फेस किया जा रहा है और हम कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका डायग्राम में, इसके अंदर वॉलेंट्री ग्रुप होते हैं। जो ग्रुप होता है वो वॉलेंट्री होता है, इसके अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कोई भी अपनी मर्जी से आकर अपनी कोई भी मतलब कोई भी इशू है अपना शेयर कर सकता है। साथ में इसका साइज है वो स्मॉल होता है और ये जो मीटिंग होती है रेगुलर बेसिस पर होती है। साथ में इंडिपेंडेंट एजेंडा होता है। एजेंडा इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी अपना एजेंडा लेकर आ सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो। साथ में क्वालिटी फोकस किया जाता है, उस प्रोडक्शन हाउस में क्वालिटी को फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स की, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर शुड बी इनफॉर्मल, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। वो कहते हैं जो ये जब डिस्कशन होती है, जब वो टेबल पर बैठते हैं क्वालिटी सर्कल के लिए, मतलब डिस्कशन के लिए, तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है उस कॉन्फ्रेंस रूम का या फिर उस मीटिंग का, वो कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल नहीं होता है कि तू मेरा बॉस है, तू मेरा सबॉर्डिनेट है तो तू ऐसे नहीं बोल सकता, तू वैसे नहीं बोल सकता, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। कोई भी कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वो सामने वाले को बोल सकता है, ठीक है। और इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो बस चला जाऊँ सुन के आ जाऊँगा, वो वाली बात नहीं होती है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। जो इस क्वालिटी सर्कल में जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर होता है मेंबर्स का। साथ में मेंबर्स शुड लिसन टू ईच अदर, मेंबर्स को एक दूसरे की सुननी पड़ती है। डिसीजंस शुड जनरली बी टेकन बाय द काइंड ऑफ कॉन्सस एंड वोटिंग शुड बी मिनिमम। वो कहते हैं एक दूसरे की मतलब अंडरस्टैंडिंग से ही डिसीजन लिए जाते हैं। ये वोटिंग वाला सिस्टम बहुत कम होता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक दूसरे से अगर कंसेंट बन जाती है, वो उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई सब एक बात पर सहमत हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी सर्कल था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको क्वालिटी सर्कल पता चल चुका है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 40। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम स्ट्रक्चर। तो ये कौन करता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या लिक्विडिटी। देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा डिसीजन में आता है? ऑब्वियस सी बात है वो फाइनेंशियल डिसीजन में आता है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 41। ZBB इज अ टेक्निक ऑफ। ZBB सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कहते हैं वो किसकी टेक्निक है? इसका फुल फॉर्म है जीरो बेस्ड बजटिंग। देखो DSSB में इस तरह का क्वेश्चन आया, अगर किसी को नहीं पता ये ZBB है ही क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो इसका ऑप्शन आंसर दे ही नहीं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। दैट इज अगर आपको फुल फॉर्म ही पता चल गई तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो, जिसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। बजटिंग आ चुका है नाम, तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर होगा बजटिंग होगा। ओके, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते, होता क्या है जीरो बेस बजटिंग। जीरो मतलब एक बेस ले लिया जाता है जीरो, और किस में होता है ये? इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसके अंदर जब बजटिंग बनाई जाती है तो उसका बेस मान लिया जाता है जीरो। और ये कहाँ से क्यों किया जाता है? क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो बजट फॉर द स्क्रैच, बिल्कुल ही नीचे से डाउन से, जिसमें एक एक आइटम को इवेलुएट किया जाता है। गॉट इट? बिल्कुल स्क्रैच मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, एकदम जीरो से। तो वहाँ से स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे? एक एक आइटम को आप इवेलुएट करोगे। द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो बेस। Got it? I hope you understand it. So let's move to next question. That is 42. Dash is the value of company and brand name. कहता है इनमें से वो कौन सा आइटम है इज द वैल्यू ऑफ, जो कंपनी की वैल्यू और ब्रांड नेम बताता है। इसको ब्रांड इक्विटी कहते हैं, या फिर ब्रांड इक्विवेलेंसी, ब्रांड पावर, या फिर ब्रांड लॉयल्टी। तो बताइए ये क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यस दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज राइट, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? ब्रांड इक्विटी का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट को
उसकी उसकी पोजीशन आपके माइंड में ऐसी हो चुकी है कि उसका सिर्फ नाम लेने से ही पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। आप मान लीजिए अपने अपने यहाँ पे अपने इंडिया में एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए हम कभी बात करते हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की एक अपनी ब्रांड इक्विटी है। जो अब इलेक्शन हुए थे, जो हमारे इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर आपको पता होगा, अगर बीजेपी जीती है तो किसकी वजह से जीती? सिर्फ नेम ऑफ, उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जीती है। तो एक तरह से उन्होंने अपना ब्रांड इक्विटी बना रखी है। लोगों ने उन्होंने अपने लोगों के माइंड में एक पोजीशन बना रखी है कि वो एक ब्रांड है, उनका एक अलग से ही मतलब वैल्यू है, समझे? तो एक तरह से हम चलते थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए ब्रांड इक्विटी के बारे में कहते हैं द कमर्शियल वैल्यू that derives from consumer perception of the brand name, a particular product or service rather than from the product or service itself। मान लीजिए कोई सर्विस है, हम उस सर्विस को नहीं जानते, सिर्फ उसके नाम से ही हम उसकी पहचानते हैं। मतलब ये है, मान लीजिए हम एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। हम चाहे बेशक एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करते, लेकिन हम उसकी पोजीशन हमारे माइंड में ऑलरेडी है कि एप्पल मीन्स बहुत बड़ी चीज़, मीन्स एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। जो एप्पल है, मान लीजिए दूसरे हैं, सैमसंग है या फिर कोई वीवो है, ओप्पो है, नोकिया है, सर्विस तो सेम दे रहे हैं। मीन्स जो एप्पल जो सर्विस दे रहा है ऑलमोस्ट सेम दे रहा है, लेकिन इसकी पहचान उनसे डिफरेंट है। किस वजह से? कि उसने अपनी ब्रांड इमेज बना रखी है, एक इक्विटी बना रखी है कस्टमर्स के माइंड में। तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि जो एप्पल है वो अदर कंपनी से सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है इन टर्म ऑफ द फीचर्स और डिमांड, साथ में कस्टमर रॉयल्टी और कंपनीज के प्राइस प्रीमियम आर अलोंग द हाईएस्ट इन द कंज्यूमर टेक्निक इंडस्ट्री। मीन्स वो कह रहा है एप्पल है, सिमिलर हैं उसके जो फीचर्स हैं वो, लेकिन उसकी कस्टमर रॉयल्टी और उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है, उसका जो प्रीमियम प्राइस है, उसी से ही उसने अपनी ब्रांड इक्विटी बना रखी है, ठीक है। ब्रांड इक्विटी में हम कुछ और भी देखते हैं। जो ब्रांड इक्विटी बनती किससे है? देख, तो ब्रांड इमेज, मतलब उसके अंदर ब्रांड इमेज होती है, इंक्लूड होती है। ब्रांड इक्विटी सिर्फ एक टर्म का नाम नहीं है, इसके आसपास जैसे ब्रांड आइडेंटिटी है, ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड एसोसिएशन, मीन्स ये मिलकर एक ब्रांड इक्विटी फॉर्म करते हैं। ओके, तो मीन्स ये एसोसिएशन ऑफ मैनी अदर्स factors, got it? So my dear friends, let's move to next question, that is 43. DAS seeks to impact and help the individuals या communities for greater social good। वो कहता है कौन सी करता है इम्पैक्ट या हेल्प करना किसके ऊपर? कम्युनिटीज़ को या पीपल को फॉर ग्रेटर सोशल गुड। वो सोशल मार्केटिंग का पार्ट है, ऑनलाइन ग्रीन मार्केटिंग या फिर रूरल मार्केटिंग। देखो नाम से ही पता चल, हमें की पॉइंट मिल चुका है, सोशल गुड। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग ये कैसे हो सकती है? तो हो ही नहीं सकते। जब सोसाइटी की बात हो रही तो सोशल मार्केटिंग में आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। एनेक्टेड इज द एक्रोनिम ऑफ। हमें एनेक्टेड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसको हमारे DSSB में ये आया था। तो आप बताइए इसमें से कौन सी इसकी फुल फॉर्म है? तो जो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो एनेक्टेड था ये 1966 में फॉर्म हुआ था, ओके, एस्टेब्लिश हुआ था। चले हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे, दैट इज 45। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जरूर निकाला होगा जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कौन से फॉर्मूला से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है जिससे आपको पता चले कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है ये वाला कि मीन्स ओपनिंग स्टॉक और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
थोड़ा सा हम इसके गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम COGS, जिस तरह से GBB आया था, इस तरह से कभी भी आपको ये भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आप लोग इससे फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, COGS जिसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय कंपनी। कि किस पे बेसिस होता है, रेफर करता है डायरेक्ट कॉस्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती हैं उनको रेफर करता है। दिस अमाउंट इंक्लूड्स, इसमें कौन सी अमाउंट इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली, जो उसके अंदर डायरेक्ट जो प्राइम जो कॉस्ट लगी है लेबर की या मटेरियल की, वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। और एक्सक्लूड किसको कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सच एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और सेल्स फोर्स कॉस्ट्स। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 46। ओनर्स इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, जब हम बात करते हैं ओनर की इक्विटी की तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, बताइए। इक्विटी का समझ में, ओनर इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, थर्ड फिक्स्ड असेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटीज, एंड फोर्थ टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। देखिए, आपको इसका इक्वेशन का पता होना चाहिए। आप जानते हो कि जो एसेट होती है वो किसकी इक्वल होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो आपके डिबेंचर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, और कैपिटल कौन सी, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके कैपिटल होती है। तो और ये क्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके टोटल एसेट बनाते हैं। तो जब बात करनी है कि आपको ओनर की कैपिटल निकालनी है, मीन्स ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को अगर डिडक्ट कर देते हैं तो आपको ओनर की इक्विटी मिल जाती है। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 47। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द जॉब एनालिसिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग। वो कहता है, जो हम मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जॉब एनालिसिस हो रहा है, और वो कहते हैं अब जो एनालिसिस में जो इंफॉर्मेशन मिली, जो कलेक्ट हुई, उससे क्या कहाँ पे यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। मीन्स जॉब एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन आई, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, बताना है आपको। देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, थर्ड प्रोसीजर, फोर्थ जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट ऑप्शन इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस से 2 फॉर्मेट बनते हैं, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। आई होप आपको पता होगा जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस, चलो मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ, इसके कुछ इस तरह से है। जॉब एनालिसिस, जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, एक तरह का प्रोसेस होता है जो इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी जॉब है, कोई भी एक, आप किसी मान लीजिए किसी भी टीचर का नाम ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ओनली टीचर की बात करते हैं। हमें एक टीचर है, उसकी जॉब है, उसकी पोस्ट है, उसको एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, भाई उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी उस टीचर की पर्टिकुलर उस पोजीशन पे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, उसमें स्किल्स क्या चाहिए, साथ में अगर वो काम करता है तो वो क्या आउटपुट हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो टीचर बना है, जो उसको पोजीशन दी जाएगी, जो उसको रूम दिया जाएगा, जो बिल्डिंग दी जाएगी, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वो जॉब एनालिसिस का पार्ट है। मीन्स हमें जॉब के बारे में स्टडी करना है, किसी भी पोजीशन के बारे में स्टडी करनी है, समझ गए। इसके अंदर जो जॉब एनालिसिस होता है उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, इसके 2 पार्ट होते हैं। जिसके अंदर अगर बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, इसके अंदर जॉब को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स उस पर्टिकुलर जिसका नाम दिया हमने, टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर, फिर उस पर्टिकुलर नाम देते हैं कॉमर्स का टीचर, कॉमर्स पीजीटी टीचर, हमने उस जॉब का नाम दे दिया, उसको डिस्क्राइब करेंगे हम। तो उसका टाइटल हमने दे दिया है कॉमर्स पीजीटी टीचर, उसकी पोजीशन, भाई वो पीजीटी टीचर है, उसकी लोकेशन कहाँ पे वो लोकेट होगा, कौन सी बिल्डिंग में, कौन से डिपार्टमेंट में, या फिर उसकी मतलब कौन से फ्लोर पे, समझ गए।
उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसकी रिपोर्टिंग, अगर वो काम कर रहा है तो किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद मशीन, वर्कफोर्स, एनवायरनमेंट मीन्स उसका जो एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में वो काम करेगा, साथ में वो कौन सी उसके पास लेबोरेटरी है या नहीं है, जो उसको असेंशियल, जो उसको भी ज़रूरत है उन चीज़ों के उसको अवेलेबल कराना, कौन कौन सी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी पर्टिकुलर जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए। ओके, ये किस में आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट बात कर ले हम जॉब स्पेसिफिकेशन की। मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, मैं पीजीटी टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो पीजीटी टीचर बनने के लिए अगर कोई कंपनी हायर करने लग रही है तो उसको चाहिए कि जो पीजीटी टीचर के लिए हायर कर रहा है उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके अंदर स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और अगर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे दी जाएगी, क्या दिया जाएगा, उसके कैरेक्टर्स का भी पता होना चाहिए। तो ये किस में आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। गॉट इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 48। जॉब इवैल्यूएशन इज डन फॉर। क्वेश्चन पूछ रहा है जॉब इवैल्यूएशन इज डन फॉर, जॉब इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर टू द बेटर जॉब, भाई हम इसलिए करते हैं कि दूसरी जॉब पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड विज डिटर्मिनेशन, या फिर फोर्थ प्रमोशन। जॉब इवैल्यूएट की बात कर रहे हैं, जॉब इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि मीन्स एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको चाहे हम रैंक से करें, उसकी पोजीशन से करें, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई आपस में उनका क्या रिलेशन है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन हम करते ही क्यों हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग उस पर क्या सैलरी दी जाएगी, या उसको क्या वेज जो दिया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, वो कितना किया जाएगा। मान लीजिए एक आप जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो एक पीजीटी टीचर एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल एक पीजीटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, रैंक अलग अलग है। तो अब इनकी जॉब को इवैल्यूएट किया जाएगा ताकि वो वेज जो उनको डिटरमाइन कर सकें कि प्रिंसिपल की सैलरी क्या होगी, या फिर पीजीटी टीचर की, या टीजीटी की प्राइमरी की, या फिर पियोन की, ठीक है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। थोड़ा हम गो थ्रू हो जाते हैं फिर भी, ये देखिए जॉब इवैल्यूएशन इज रेटिंग ऑफ जॉब इन organization. This is the process of comparison and establishing the value or worth of the job. समझ में आ गया आपको कि एक तरह से कंपैरिजन किया जाता है, एक कंपैरिजन का प्रोसेस होता है कि एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है, सो दैट उसकी वैल्यू का पता चल जाए कि भाई जो नीचे वाली पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या है, और उससे टॉप वाली है उसकी, या मिडल वाली जो जॉब है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम मेथड कौन कौन से होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में 2 मेथड्स होते हैं, जॉब रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग। बात करें जॉब क्वालिटेटिव से तो फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा इसमें क्या होता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 49। व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM मॉडल, जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी CAPM मॉडल से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर जो बीटा की वैल्यू होती है उसको क्या रखा जाता है, क्या होती है बीटा की वैल्यू, टेकन एज 0, बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 1, बीटा इज एस्टिमेटेड, या बीटा देयर इज नो नीड फॉर बीटा। देखो सबसे पहले आपको CPM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साथ में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल बनाया ही क्यों है। जो CAPM मॉडल है ये एक्चुअली जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, कोई इन्वेस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो बनाता है तो वो क्या करता है, अपने रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसका क्या रिटर्न रहेगा, क्या रिस्क रहेगा। तो ठीक है, तो हम उसमें बता रहे हैं उस फॉर्मूला के अंदर जो वो बनाता है तो उसके अंदर बीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू को एक्चुअली एस्टिमेट किया जाता है। इसका मेन मोटिव यही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। जस्ट CAPM की बात करें, इसका फुल फॉर्म है कैपिटल असेट
प्राइसिंग मॉडल, आपको इसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल प्रोवाइड्स अ फॉर्मूला दैट कैलकुलेट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ रिस्क। जो हम CAPM की बात कर रहे हैं वो एक फॉर्मूला देता है, ये मॉडल है जो फॉर्मूला देता है जिसके अंदर एक इन्वेस्टर है वो कैलकुलेट कर सकता है जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और लेवल ऑफ रिस्क क्या रहेगा, साथ उसकी वजह से उस मॉडल से वो क्या बना सकता है, अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रही हूँ मैं। द फॉर्मूला कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल इज द रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द, तो ये आपका देखिए इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है और जो बीटा की वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 50। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं और सिर्फ किसके लिए, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छी करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि आप अपना इंश्योर कर सके सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन मैटर करता है, सिलेक्शन ज़रूरी है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाइए, वाहियात चीज़ें मत पढ़िए और अपना स्ट्रेटजी प्लान ऐसा बनाइए जिसमें आप पूरी तरह से सिलेक्शन को लेकर ही बाहर निकलें। ऐसा ना हो कि आपको अगली रिक्रूटमेंट का इंतज़ार करना पड़े, जो सबसे बड़ी गलत बात होती है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, छोटी छोटी जगह पे चूक कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल उसके ऊपर पूरा इंश्योर किया जाता है कि कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी पर्टिकुलर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरी डायरेक्शन में फुल फोकस के साथ उस डायरेक्शन में एफर्ट करें ताकि उनका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, वो जो मेहनत कर रहे हैं वो उनको फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो आपका सपना है वो हमारा सपना है, तो कहते हैं ना जैसे आप हो तो हम हैं और हम सब है तो ये यूट्यूब है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप न्यू व्यूवर हैं। तो अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, तो बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज इज रिलेटेड टू, किसी भी एम्प्लॉय का मोरल किससे रिलेट करता है, उसके एटीट्यूड से, स्किल से, एम्पैथी से या फिर प्रोडक्टिविटी से। आपने आंसर दे दिया होगा क्योंकि मुझे पता है ये लड्डू क्वेश्चन है। यस, दैट इज एटीट्यूड। किसी भी एम्प्लॉय का मोरल उसके एटीट्यूड से ही पता चलता है। अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका मोरल हाई मिलेगा और उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसका मोरल डाउन मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी विच यूजेज मार्केट शेयर प्राइसिंग। कहता है इनमें से कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का जो यूज करने लग रही है मार्केट शेयरिंग प्राइसिंग। मीन्स एक कंपनी है, एक पर्टिकुलर फर्म है, उसने जो मेथड ले रखा है प्राइसिंग का वो ले रखा है मार्केट शेयर प्राइसिंग। तो वो कहता है वो क्या ऑब्जेक्टिव उसके पीछे, उसका डिमांड ओरिएंटेड, सप्लाई ओरिएंटेड, थर्ड सेल्स ओरिएंटेड या प्रॉफिट ओरिएंटेड। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब हमें मार्केट को ग्रैब करना है, ठीक है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तो क्या रीज़न उसके पीछे? ऑब्वियसली बात, हम अपनी सेल वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। गॉट इट? तो हमारा टारगेट है अपनी सेल्स ओरिएंटेड कि हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, ग्रो करना है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। सेल्स ओरिएंटेड प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सीक्स टू बूस्ट वॉल्यूम ऑफ मार्केट शेयर सो दैट प्राइसिंग गेन मार्केट शेयर, मतलब वो गेन कर सके मार्केट शेयर को। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 52, इन विच ईयर वॉज फैक्ट्रीज एक्ट एनेक्टेड। कहते कौन से ईयर में फैक्ट्रीज एक्ट आया था, इनेक्टेड हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1946 में या फिर 1949 में? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ ही क्या है, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना आपको। तो 52 की हम बात करते हैं तो जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था वो आया था 1948 में। उसके बाद अमेंडेड भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है ये। ओके, चलिए हम थोड़ा सा इसे गो थ्रू हो जाते हैं, ये होता क्या है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अमेंडेड बाय द फैक्ट्रीज 1987, मीन्स ये अमेंड करके 1987 भी उसके बाद आ चुका है। ठीक है, ये क्या करता है, असिस्ट करता है एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज
हमारे देश की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए विद द रेस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ इन द फैक्ट्रीज इन इंडिया, इट डील्स विद द वेरियस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग सेफ्टी हेल्थ एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग ऑफ द पर्सन्स एट वर्क प्लेस। देखो देखो अपडेट देखिए आप एक बार, 1948 ये वो टाइम है जब हमारा इंडिया ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ ही था, ठीक है। उस टाइम में हमारे जो देश की जो फैक्ट्रीज थी, जो फर्म्स थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोई मर रहा है तो मरने दो, वेजेस टाइम पे नहीं मिलते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। तो एक तरह से जो हमारी एक तरह से कह सकते ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसको रेगुलेट करने के लिए एक फैक्ट्री एक्ट 1948 लाया गया। किस लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे ये देखते हैं। मेन एम्स देखिए, टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, उस टाइम कंपनसेशन भी नहीं मिलता था, अगर कोई काम करते हुए मर गया तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अब वो सब कुछ चेंज कर दिया, कोई बोनस नहीं होता था, कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी, या फिर बिना वजह से उनको निकाल दिया जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन चीज़ों को एक तरह से मैनेज करने के लिए एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया था, ठीक है। इसके नेक्स्ट है एंश्योर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर फैक्ट्री वर्कर्स। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि उनके हेल्थ से, सेफ्टी से और वेलफेयर से रिलेटेड, उनको एंश्योर किया जाए। साथ में रेगुलेट द वर्किंग आवर, उनकी वर्किंग आवर को भी लिमिट किया जाए कि भाई इतने घंटे के लिए काम करेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे 8 आवर से ज़्यादा एक दिन में 8 आवर से ही, मतलब एक शिफ्ट होती है वो 8 आवर्स की होती है, ठीक। वो 6 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा काम करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है, वर्किंग आवर के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे हमारे देश के अंदर पहले चिल्ड्रन भी काम करते थे, एम्प्लॉय थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया, जिसको कहते हैं ना बंधुआ मजदूरी या बाल मजदूरी। इस तरह से पहले बहुत ज़्यादा चलता था, हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े थे, ठीक है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 53। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। कहते हैं जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं और हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है, तो किस कंडीशन में आती है आपको बताना है। जब IR इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न आपका ग्रेटर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, या फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न लेस होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या फिर IRR इक्वल होता है 0 के। मतलब 0 की वैल्यू कब आती है वो ये पूछ रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में। देखो, जब आपकी IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आपकी इक्वल्स होती हैं तो क्या होता है, आपका वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितना आपका एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो चलो हम थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। समझ गए आप, ये किसके बीच में डिफरेंस बताता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में डिफरेंस बताता है, समझ गए। और जब ये इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो जब देखो, जब आप NPV से आप अगर कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट का, तो आप कहाँ पे करते हो सिलेक्शन, जब उनकी वैल्यू R की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0, तभी तो आप सिलेक्ट करते हो ना उस प्रोजेक्ट को। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। 360 डिग्री अप्रोच इज रिलेटेड टू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री अप्रोच होती क्या और ये किससे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, एम्प्लॉयज मोरल, रिट्रेचमेंट, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो 360 डिग्री अप्रोच अपने नाम से ही है, 360 मतलब एक तरह से आप ये लगा सकते हो पूरा सर्कल घूम रहा है 360, ठीक है। ये आपका 180 होता है, यहाँ पर हाफ 180 होता है, लेकिन जब पूरा घुमा देते हैं हम इसको तो क्या बन जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है।
तो ये क्या होता है, कौन सी अप्रोच है, किससे रिलेटेड ये अप्रोच, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। ओके, चलो हम थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। 360 degree appraisal, a staff members work for a specific period of the time, often a year, in discussed and critic by the other employees। कहते हैं कोई भी स्टाफ का मेंबर है वो पूरे साल काम करता है, ठीक है, उसने काम कर लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, जो उसके ऊपर जो सुपरवाइजर था वो, या वो खुद, उसके आसपास का जितने भी लोग थे, सबॉर्डिनेट्स थे, पीयर्स थे, या फिर उसके जो जिससे वो डीलिंग कर रहा है, चाहे वो सप्लायर से कर रहा है या कस्टमर से, तो उन सब से उस मेंबर की क्या मांगे जाते हैं, रिमार्क्स मांगे जाते हैं, ठीक है, कि भाई आप इसके बारे में बताइए, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को जांचें कि इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता चल गया होगा कि 360 डिग्री क्या होती है, इसके अंदर एक ये मेंबर है यहाँ पर बैठा होता है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए मेंबर है, इसके बारे में इस एक साल में इसने कितना अच्छा काम किया, किस तरह से डीलिंग की, सबसे पता किया जाता है, क्योंकि इसमें बायसनेस नहीं होती है। मान ली एक बंदा रॉन्ग बोलेगा, उसका सुपीरियर हो सकता है, उसका वैसे उसको अच्छा ना लगता हो, उससे कोई खुंदक हो, ठीक है, तो सबॉर्डिनेट उसके बारे में अगर नेगेटिव बोलता हो सकता है उसके पीएस उसके बारे में अच्छा बोलते हो, सेल्फ वो खुद अपने बारे में रिमार्क्स अच्छे दे रहे हो, कस्टमर जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा है हो सकता है वो बताए कि हाँ भाई ये जो बंदा पर्टिकुलर बंदा है ये बिल्कुल अच्छा है, इसके अंदर ये रिमार्क्स है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उसका जो सुपीरियर है, जो भी सुपीरियर हैं, वो उसके बारे में अप्रेज, मतलब उसके बारे में क्या रिमार्क्स देते हैं। इसके अलावा इमीडिएट उसका सुपरवाइज़र होता है, वो क्या कहता है। तो मीन्स इसमें बायसनेस नहीं होती है, इसमें क्या होता है कि वो सभी से पता करते हैं और फिर उसका परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।